बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं वो 95-97 ऐसे परसेंट नंबर ले आ रहे हैं। 97% का मतलब कि सब में 97-97-97% आ रहे हैं उनके। 97 नंबर, 100 में 97 नंबर आ रहे हैं। अब आप में से कोई बहुत अच्छा लेवल का पढ़ने वाला है, मतलब थोड़ा ज्यादा मेहनत लेवल का पढ़ने वाला नहीं, जो मेहनत करने वाला है वो वहां तक जा सकता है, टॉपर तक में। अपने क्लास में जो आता है ना कंपटीशन वाले में, उसमें से कुछ कुछ लोग 450 प्लस वाले हैं, जिनके बिहार टॉपर में चौथे पांचवें नंबर पे, जिला टॉपर में पहले नंबर पे, ऐसे नंबर रहे हुए और एकदम से एवरेज बच्चा। तो इसमें यही खेल है, थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा पढ़ाई, फिर लेकर आओगे। हमारे पास ये 2 बुक है इकोनॉमी के, व्यष्टि और समष्टि में। अच्छा, व्यष्टि, यहाँ एक ट्रिक देख लो, वय मतलब व्यक्ति और सम मतलब समाज। वय से व्यक्ति लगा सकते हैं, सम से समाज लगा सकते हैं। जिस अर्थशास्त्र में, जिस अर्थशास्त्र के पार्ट में आपको एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना है, जैसे मेरे बारे में अध्ययन करना है, आपके बारे में अध्ययन करना है कि हम किसी किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे तुम देखते हो कि कोई मोमोज का ठेला लगा है और वो मोमोज बना रहा है और आप जा रहे हो खरीदने, और आप खरीदने जाओगे, उसको पैसा दोगे, खाओगे। अब आप हो गए उसके लिए उपभोक्ता और वो हो गया उत्पादन करता, क्योंकि वो बना रहा है और आप खा रहे हैं। अब अर्थशास्त्र में जो है, यदि एक व्यक्ति उत्पादन कर रहा है और एक व्यक्ति उपभोग कर रहा है, कोई मोमोज का ठेला लगाया, कोई मोमोज बनाया और कोई एक व्यक्ति खरीदने गया, तो वो एक व्यक्ति का अध्ययन जब करेंगे तो वो व्यष्टि में होता है, व्यक्ति के बारे में। यदि समाज के बारे में करना हो, बड़ी इकाई के बारे में करना हो, समाज के बारे में करना है, एक व्यक्ति को अध्ययन करना है, तो वो व्यष्टि में आ जाता है। लेकिन यदि आपको समाज के बारे में करना है, एक बड़ा इकाई के बारे में करना है, राष्ट्र के बारे में करना है, तो वो समष्टि में अध्ययन किया जाता है। मतलब कि ये जो है एक छोटा इकोनॉमी का पार्ट है, इसको छोटा इकोनॉमी बोलेंगे, इसको बोलेंगे बड़ा इकोनॉमी। अब इसी से बना है इसका इंग्लिश माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र को, और इसको बोलते हैं मैक्रो। क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं हो रहा है। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो मतलब किसी एक व्यक्ति को लेकर, किसी एक फर्म को लेकर, किसी, जैसे हम हैं यहाँ हैं, ये भी एक, यदि कोई शिक्षा दे रहा है, टीचिंग कर रहा है, ये भी हमारा उत्पादन है। किस चीज का? तो कुछ लोग वस्तु का उत्पादन करता है, जैसे कि हम बताएं कि मोमोज के ठेला पे मोमोज है, वो वस्तु का उत्पादन है। लेकिन कोई जो है वो सेवा का उत्पादन करता है। मतलब जैसे ऑटो में है, ऑटो में आप बैठने जाओगे 10 रुपया देकर, यहाँ से आप मीना बाजार चले जाते हैं। अब ऑटो वाला ये तो नहीं कहता बैठने के बाद कि नहीं हमारा 1 लाख का ऑटो है, 1 लाख रुपया दीजिए। बैठा लिया, उसके बाद आपको कहता है कि 1 लाख का ऑटो है, बिठा तो लिए, 1 लाख नहीं दोगे तो उतारेंगे भी नहीं, ले जाएंगे, बस किडनी बेचवा देंगे। वैसा तो नहीं कहता, वो 10 रुपया ही मांगता है, क्योंकि वो सेवा दे रहा है। शिक्षक सेवा दे रहा है, ये भी एक उत्पादन है। आप आ गए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप ये उपभोग कर रहे हैं। पेट तो नहीं भर रहा है, पर ये भी एक उपभोग ही है। ठीक बात। तो व्यष्टि में छोटा इकोनॉमी, मतलब एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, समष्टि में एक समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक बात। अब ये ना हमको ये बुक दे दो, वो बुक दे दो। अब इस बुक के चैप्टर्स बताते हैं आपको कि अच्छा, ये अर्थशास्त्र ना बहुत अच्छी विषय है। अर्थशास्त्र यदि आप पढ़ लेते हैं तो जनरली आप बिजनेस करना समझ जाते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि कोई आदमी ना सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। फिर आप धोखा खाना बंद कर देते हैं कि सामने वाला लग रहा है कि अरे ऐसा इंसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर आप समझते हैं नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट है इसका, बिना प्रॉफिट का ये कुछ करेगा ही नहीं। यहाँ तक कि माँ बाप भी प्रॉफिट के लिए बच्चों का काम कर रहे हैं। यदि तुमको लगता हो कि हाँ माँ बाप भड़का नहीं रहे, माँ बाप हमेशा सबसे ज्यादा बच्चों के बारे में सोचते हैं। हमेशा से आप सुनते आए होंगे कि माँ बाप के अलावा कोई नहीं है दुनिया में जो इतना सोचेगा आपके बारे में। वही है जो पूर्ण रूप से आपके बारे में सब कुछ करता है। लेकिन तुम कोई ऐसा काम कर दो जो समाज के खिलाफ हो, तुम्हारा माँ बाप तुमको जहर देने के लिए तैयार हो जाएगा कि मार देना है इस बच्चा को, नाक कटवा दी हमारा। तो माँ बाप भी जब तक उसका प्रॉफिट सध रहा है तब तक रखेंगे तुमको ठीक ठाक, और जैसे लग गया उसको कि इसके वजह से हमारी इमेज पे प्रभाव आ रहा है, हमारा प्रॉफिट जो है नीचे जा रहा है, तो क्या करेगा, तुमको हटाने का प्रयास कर देगा, तुम चाहे बच्चा क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए इकोनॉमी जानना, तब समझ पाओगे कि नहीं माँ बाप जब प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहे हैं तो समाज के बाकी लोग क्या करेंगे।
उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है भाई, पैसा कमाना है उसको, पैसा नहीं कमाना है तो कुछ और किसी न किसी प्रॉफिट की वजह से ही लोग अपना काम करते हैं। तो फिर इसको समझना, तो जो लोग इकोनॉमी लिए, एक तो डर जाते इकोनॉमी लिए हैं कि अरे बाप रे बाप, इसको स्टार्ट बिना किए हम कर दिए क्या? नहीं स्टार्ट, अरे रब्बा, हमको लगा कि इतना हम बोल दिए, स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, ये मतलब ये जो लोग इकोनॉमी लिए, वो लोग डरते हैं कि इकोनॉमी सब्जेक्ट ले लिए, टीचर भी डरा देता है कि इकोनॉमी ले लिया, उससे अच्छा कोई और सब्जेक्ट ले लेता, होम साइंस ले लेता। लड़के तो होम साइंस लेते नहीं है क्योंकि उन्हें आगे भी दिखाना है, डर। लोग विवाह वाला जो बायोडाटा नहीं बनता है, उसमें किसी लड़का का लगा हुआ है कि हाँ होम साइंस लिया है, तो सामने वाला ब्याह काट देता है कि ना, इस लड़का के सब्जेक्ट में होम साइंस है, लड़की वाला सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो उसको इमेज बचाने के लिए लेना पड़ता है ऐसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं। अब उसके लिए आदमी ले लेता है इकोनॉमी। इकोनॉमी ले लेने के बाद लोग कहता है कि बाप रे, इकोनॉमी लिए हो फेल कर जाओगे पक्का। लेकिन इकोनॉमी इतनी अच्छी विषय है कि वो समझ लेगा, पढ़ लेगा, तो लगेगा ना कि हो गया, दुनिया समझ गया, पूरे दुनिया जो है समझ गए, इतने अच्छे से समझ गए कि सब कुछ ठीक है। सामने वाला आ रहा है, दिखा रहे हैं श्याम भैया जी आप ही तो है, इसको समझ में आ रहा है कि भैया जी काहे बोल रहा है। ठीक, अब इसमें चैप्टर लगे हुए हैं, ये है हमारा व्यष्टि और व्यष्टि वाले में क्यों फोन देख रही हो? हैं? उठा के जवाब दे दो। अच्छा हो गया, ये हमारा व्यष्टि। अच्छा, व्यष्टि में किसका अध्ययन किया जाएगा? हाँ, व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाएगा, एक व्यक्ति के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, एक उत्पादक के बारे में, व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाएगा, ये व्यष्टि में। अब उसमें है परिचय, समान अर्थव्यवस्था के परिचय, मतलब अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में। ये व्यष्टि क्या है उसके बारे में। पहला चैप्टर परिचय के बारे में, इसके परिचय को लेकर पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर होता है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या है? जैसे तुम कुछ मार्केट में खरीदने जाओ, तुम्हारे पास दो दुकान है, दो दुकान क्या, मार्केट में बहुत सारा दुकान है। ऐसे गिफ्ट कॉर्नर पे लड़कियां जाती है, तो कहती कि भैया इतना में दे दो। कहते हैं मैडम इतना में थोड़ी आता है, आप देखो इतना में हम खरीद कर लाए हैं, आप इतना में नहीं भैया, यदि आप नहीं देंगे ना, वो कम में दे रहा था, हम वहां चले जाएंगे। अब इस चक्कर में ये कहता कि ले बावली घाटा ही ले ले, तू मत जा दूसरे दुकान में। ठीक है, उपभोक्ता के व्यवहार हमेशा है कि हम थोड़ा कम करा के ले लें। अब इसके बाद तो उत्पादक के भी व्यवहार होंगे, मतलब आप दुकान वाला से लेने गए हैं तो उसके भी तो व्यवहार होंगे। वो कहेगा कि नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है, एक टाइम के बाद वो कह देगा कि जाइए ले लीजिए दूसरी दुकान से, हम इससे कम में नहीं आ पाएंगे। वो तो वही करेगा ना जो जिसमें उसको प्रॉफिट हो सके। ऐसा थोड़ी है कि वो नुकसान पे बेच देगा, वो वहीं तक छूट देता है जहां तक उसको नुकसान नहीं हो रहा। जहां उसको नुकसान होने लगता है वो छोड़ देता है कि जाइए मैडम दूसरे दुकान पे चले जाइए। ठीक, उसके बाद तीसरा चैप्टर है उत्पादन तथा लागत। अब यदि तुम चाहते हो कि नहीं हम उत्पादक बनेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, चिप्स बनाएंगे, चिप्स बेचेंगे। ठीक, अब इतने छोटे छोटे बिजनेस मत सोचना, इकोनॉमिक पढ़ने के बाद बहुत बड़ा बिजनेस आदमी सोचता है, लेकिन आपके आसपास यही दिखाई देते हैं इसलिए हम कह रहे हैं। अब सोचते हो कि उत्पादन हमको करना है, तो उत्पादन के लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगा? मान लो कोई उद्योग बिठाना है किसी चीज का, तो आपको उसके लिए जमीन चाहिए। जैसे हमको कोचिंग बिठाना था, एक जमीन चाहिए था, एक रूम चाहिए था, उसके लिए ये सब जितना जो जो लागत है, बेंच डेस्क, ये सब इसका लागत है, और इस पे कॉस्ट बैठेगा कि इतना रुपए का ये है, इतना रुपए का ये है, इतना रुपए का ये है, और फिर हम सब जोड़ लेंगे कि हाँ कितना लागत हुआ, और फिर हम करते हैं क्या कि अच्छा इतना लागत हो गया है तो हमको कोर्स का फी इतना डाल देना चाहिए, उससे हमको प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये भी नहीं कि हम इतना डाल दे प्रॉफिट की, अब इतना प्रॉफिट आप यदि डाल दें कि सामने वाला जो मार्केट है, सामने वाला दुकान है, वो आपसे कम में दे रहा है, तो जो उपभोक्ता है यानी कि जो कंज्यूमर है वो वहां से चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए उत्पादन कैसे करना है, उसका लागत क्या होगा और कैसे हम फिक्स करेंगे उसका रेट, ये सिखाता है हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है। उसका चौथा चैप्टर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। यदि मार्केट में खूब भीड़ हो, कोई ऐसा फेस्टिवल देख लो जैसे दिवाली वाली है, और एकदम मार्केट में दिए बिक रहे हैं, पटाखे बिक रहे हैं, इतना भीड़ है कि रेट तो बढ़ा ही देगा, हर एक दुकानदार रेट बढ़ा देगा। और एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकदम मार्केट में खरीदार भी बहुत ज्यादा हो और बेचने वाला भी उतना हो, तब जाके क्या करना होगा हमको। मतलब ऐसा मार्केट लग गया कि बहुत ज्यादा हमारे पास भीड़ आ गया है, हाँ, और साथ में ऐसे दुकान भी बहुत लोग खोल गया है, तब हमको क्या करना होगा कि इस सारे अति में फसाद में हमारा जो प्रॉफिट हो जाए, सारा जो है हमारे पास से आके खरीद कर चला जाए।
ठीक, वो सीखते हैं 4 नंबर चैप्टर में। फिर 5वां है बाजार संतुलन। अब कोई भी बाजार, अब हम ये कोचिंग बनाते हैं, अभी हम आपको बताएं, यदि हम कोचिंग लगाए और इसका फी हम लेकर चले जाएं 20,000, कर दे कि आईएएस का फी होता है 1.5 लाख देकर आईएएस का फी हम केवल जीएस पढ़े हुए हम आपका 1.5 लाख लेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई कि बाजार या मतलब असंतुलित जैसा हो गया। आपके पास और दुकान है तो ठीक है, नहीं दुकान है तो आपको तो लग जाएगा आधी कि 1.5 लाख देकर पढ़ना पड़ेगा। यदि हम मार्केट में अकेले दुकान वाले होते हैं तो आपको तो यही देना पड़ता। अब इसके लिए तो अनकंट्रोल सा हो गया कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, कहां से जाकर उतना देकर पढ़े। तब इसके लिए सरकार भी नीति बनाती है कि नहीं भाई, इस पे कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो इतना रेट बढ़ा देगा कि गरीब जो लोग हैं वो गरीब ही रह जाएगा। तब आता है 6 नंबर चैप्टर, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, कि मार्केट में कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। हम अकेले दुकानदार हैं और तुम अकेले खरीदार हैं, तुम अकेले खरीदने वाले, हम अकेले बेचने वाले। तब क्या होगा, तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगा, कंपटीशन ही नहीं रहेगा। अब कंपटीशन ही नहीं है तो हमारा जितना मन करेगा उतना रेट तय करेंगे, तुमको जितना मन करेगा उतना रेट देने का प्रयास करोगे, खरीदोगे तो हमारे हिसाब से, क्योंकि यदि तुम्हें जरूरत है और हम ही एक दुकानदार है तो खरीदना तो पड़ेगा। ये 6 नंबर चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर के ना टर्मिनोलॉजी, जिसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इतने हार्ड दिए हुए हैं, तब शब्द इतने कठिन दिए हुए हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब कॉन्सेप्ट का हार्ड नहीं है, शब्द इतने हार्ड दिए हुए हैं कि समझने में ना नींद आने लगता है। थोड़ी देर के बाद लगता है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे वाली बात है। लेकिन फिर तुम कनेक्ट करके पढ़ते हो ना अपने लाइफ से, मतलब डे टू डे लाइफ में, तो हाँ अभी हम मार्केट गए थे, ऐसा ही तो हुआ था, ऐसा ही तो होता है, तो फिर तुमको मजा आने लगेगा इकोनॉमिक्स। फिर हमारा दूसरा बुक आ जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से। और समष्टि में किसका अध्ययन करेंगे, समाज का। हाँ, हाँ, समाज का, राष्ट्र का, मतलब बड़ी इकाई का। एक व्यक्ति से हटकर एक समाज के बारे में जाएंगे, एक संगठन के बारे में जाएंगे, एक देश के बारे में जाएंगे, विश्व के बारे में जाएंगे, बड़े इकाई पे जाते हैं, तो उसमें हम समष्टि, उसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब ये चीज, इसमें भी चैप्टर लगे हुए हैं 6 हैं। पहले का चैप्टर है परिचय है, ये समष्टि है क्या, जिसमें हम बताएंगे कि हाँ ये समाज, संगठन, राष्ट्र की आय के बारे में गणना कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि एक राष्ट्र का वो क्या उत्पादन करेगा, या फिर एक संगठन क्या उत्पादन करेगा, बड़े लेवल पे कोई उत्पादन करना चाहता है तो क्या करेगा, बैंक कैसे चलेगा। हाँ, बैंक सरकार भी कंट्रोल कर रही है, आपको पैसा दे रही है, वो सब कैसे होगा। दूसरा का आता है राष्ट्रीय आय का, दूसरा का चैप्टर है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन मतलब तुम अपने घर में देखना कि तुम्हारे घर में कोई मेंबर होंगे सीनियर जो कमाते होंगे, और कुछ लोग जैसे आप लोग नहीं कमाते होंगे, ठीक। लेकिन घर का इनकम कैसे बनेगा, तो मान लो कि तुम्हारे घर में 100 रुपए तो नहीं कमाते होंगे, ठीक है, लेकिन 3 लोग मान लो 100 रुपए कमा रहे, ये 300 रुपए तुम्हारे घर के फुल इनकम होगी। लेकिन तुम्हारे घर में 3 लोग होंगे ही नहीं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के। मान लेते घर में यदि 6 लोग हो गए, बाकी 3 लोग कमा ही नहीं रहे, और क्या ये बाकी 3 लोग उपभोग नहीं करेंगे, उसको भी कपड़ा चाहिए भाई, उसको भी फोन चाहिए, उसको भी बहुत कुछ चाहिए। हाँ, उसको भी बाहर जाना है, कुछ खाना है, पैसा लेना है, और वो पैसा कहाँ से आएगा, इस गार्जियन का पैसा ही यहाँ पे लेकर आएगा, ठीक। तो हम ऐसे यदि कैलकुलेट करना हो तो 6×5 = 50 रुपया पर व्यक्ति पड़ गया, ठीक। अब जो नहीं कमा रहा है उसको कमाने वाला पैसा देगा, पापा जी आपके पैसा देंगे कि हाँ ले बेटा जाके पढ़ो, पढ़ने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिए, तुम्हारे ड्रेस के लिए इतना दे देते हैं, तुमको फोन चाहिए लो दिला देते हैं इतना, ठीक। ये तुम ऐसे मुंह बिचका रही हो, नहीं देते फोन क्योंकि हमारा गार्जियन तो ऐसा नहीं है, फोन ही नहीं देते। तो वो सारा खर्च तो गार्जियन पे पड़ेगा। अब घर का इनकम कैलकुलेट कैसे होगा, अब घर में जितने लोग कमा रहे हैं उसके हिसाब से, और फिर लोगों पे बंटवारा उसी हिसाब से तय होगा कि हाँ इस पे इतना देना, इस पे इतना देना, इस पे इतना देना, ठीक। वैसे ही राष्ट्र, अब घर की जगह पर यदि राष्ट्र बन गया, पूरा नेशन बन गया, तो राष्ट्र को भी तो चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से कैलकुलेट होगा, वो इसमें सीखेंगे कि देश के पास कितना पैसा है और आपके पास वो कैसे आता है, ठीक है। देश चलता कैसे, बिना पैसे का देश थोड़ी चल रहा है, आपसे टैक्स ले रहा है, आपके पिताजी से टैक्स ले रहा है, और फिर वो सरकार अपना बैंक भर रहा है, और फिर वो बैंक भर के यूज भी कर रहा है आपके लिए ही। फिर 3rd नंबर चैप्टर आता है मुद्रा और बैंकिंग। यदि आप बैंक खोलना चाह रहे हैं, अब हम पहुंच गए कि नहीं, अब ना आरबीआई का गवर्नर बनेंगे, मन कर दिया इकोनॉमिक्स से पहला समष्टि आपको सिखा रहा था कि छोटा मोटा कुछ खोल लेते हैं अकेले स्तर पर, अब ये समष्टि सिखाएगा कि नहीं हमको आरबीआई का गवर्नर बनना है, नहीं तो हमको बैंक खोलना है, पूरे देश में हमारा बैंक चलेगा। तो फिर आप
कैसे उस मतलब वहां पैसा कहाँ से आएगा, फिर आप पैसा देंगे कैसे, वो बैंक चलाएंगे कैसे, सरकार कैसे बैंक चलाती है, ये हमारा थर्ड नंबर चैप्टर है, मुद्रा और बैंकिंग करके। ठीक। फिर 4 नंबर चैप्टर आता है आय और रोजगार के निर्धारण। अब आपको किसी को रोजगार देना है। रोजगार का सबसे बड़ा कमी है अभी हमारे समाज में, किसी को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। आपके घर में बड़े सीनियर हो पढ़ने वाले, आप थोड़े 12th में हो ना, 12th पास कर जाओगे तो फिर आपको समस्या यही रहेगा कि नहीं जॉब ही नहीं मिलता, सरकारी नौकरी का तो इतना कम है, सीट 1000 आते हैं, 2 लाख लोग फॉर्म भर देता है, कहाँ से हो पाएगा। लेकिन यदि आप बैंक बना रहे हो, यदि आप अपने बैंक का सीईओ बन चुके हो या कोई कंपनी बहुत बड़ा बना दी, तब तुम क्या करोगे, लोगों को रोजगार के लिए रखोगे, जाओ हमारे अधीन में काम करो, तुमको जरूरत नहीं है इधर उधर जाने का। मोदी जी कहते पकौड़ा तलो, और उसके बाद लोगों को काम दो। बाद में बैंक नहीं खोलना तो सिलाई मशीन का ये खोल देना, ठीक है, और 10 लोगों को काम दे देना। ऐसे काम आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी नहीं होते, अफसर बेटिया करके एक सीरियल आता था, वैसा कुछ बनेंगे। तो फिर आय हमारे पास कितना होगा, रोजगार हम कैसे देंगे किसी को, सरकार कैसे देती है रोजगार, क्यों मतलब यहाँ देश में रोजगार की समस्या है, कैसे रोजगार क्रिएट होता है, कैसे हमको अपने यहाँ यदि हम कोचिंग खोल दिए, यहाँ पे और थोड़ा टाइम बीतता है, बड़ी लेवल पे हमारे क्लासरूम चले जाते हैं, तो हमको एक रिसेप्शनिस्ट रखना होगा, एक व्यक्ति को रखना होगा जो हमारे क्लासेस के बारे में बताए, एक आईडी चेक करने वाले लोग रहते हैं, वो सारे पैसा उन सबको भी पैसा देना होगा, उन सबको पैसा हम ही देंगे, सर जी देंगे। अब ये पैसा हमारे पास जो आएगा बच्चों के माध्यम से, उसी में से पैसा देंगे उसको, क्योंकि अलग से घर में से तो ला कर देंगे नहीं। हमारा तो कुछ नहीं, सर जी का तो ब्याह हो गया है। वाइफ कहेगी कि लुटवा दोगे घर, ठीक ना। तो वैसा तो करेंगे नहीं कि अपना घर बेच दे रहे हैं आपको हम, या किसी को सैलरी दे रहे हैं, अब आप ही का पैसा आएगा, उसको देंगे इसको देंगे, तो वो फिर आप कैसे करोगे, ये आपको समझ में आने लगता है किस वाले चैप्टर से, आय और रोजगार के निर्धारण से। फिर आ जाता है 5वां नंबर चैप्टर, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट, अभी बजट आई, फरवरी में बजट आती है, ठीक है, सरकार का बजट आता है कि किस सेक्टर में कितना खर्च करना है। मतलब यदि लड़कियों पे खर्च करना है हमको, लड़कियों के लिए बहुत सारा योजना सरकार लेकर आती है, और वो योजना लेकर आती है फ्री में दे रही है कि हाँ बिहार में जैसे है 12th पास करने में कितने पैसा मिलता है, 25,000 रुपया मिलता है। अब ये सरकार दे रही है 25,000, अब ये 25,000 सरकार जो राष्ट्रीय आय कमाई, मतलब जो सरकार का इनकम बना है, उसी पैसा में से आपको देगा, और उसको मतलब सरकार इतना भी पैसा नहीं दे देगा कि कंगाल हो जाए देश। अब इसके लिए बजट बनाना होगा कि कितना हम कहाँ दे देंगे और कहाँ से फिर पैसा आएगा हमारे पास, ताकि देश ठीक से चले। और बजट हम गड़बड़ा ले कि खाली फ्री दे दे, खाली फ्री, सब कुछ फ्री 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 फ्री, कुछ दिन में देश कंगाल हो जाएगा। आपके घर के गार्जियन से ही समझो कि वो अपने बच्चे को एकदम लुटाता है, आंख मूंद कर लुटाता है, ठीक है, उसके पास जितना 10 रुपया आता है 20 रुपया लुटा देता है, एक टाइम के बाद पूरा घर बिक जाएगा। बच्चों पे नहीं लुटाता है, जिन लोगों का पहले ना बिहार में शराबबंदी नहीं था, तो लोग शराब पीने में इतने माहिर थे, मतलब घर तक हमारे बगल में एक पंडित जी थे, उन्होंने मतलब उनका बर्बाद क्या, उनका मृत्यु भी हो गया सिर्फ शराब पीने से। इतना जमीन तक बेच दिया, घर तक गिरवी रख दिया था शराब और जुआ, इस चीज को करने से। तो इसके लिए ना हमारे पास भी बजट बता देते हैं कि हमारे पास बजट होना चाहिए, बजट निर्धारण होना चाहिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कितना हमको खर्च करना है। औकात से ज्यादा खर्च कर देंगे तो हम लूट जाएंगे, हमारा घर ही खत्म हो जाएगा, देश भी खत्म हो जाएगा, वैसे करके। फिर 6वां नंबर चैप्टर है खुली अर्थव्यवस्था करके। तो खुली अर्थव्यवस्था पहले ना इकोनॉमी थी कि बंद रखते हैं देश का मतलब कि अपने देश का इकोनॉमी, अपने देश का लोग व्यापार करेगा, अपने देश को लोग खरीदेगा, दूसरा देश का लोग नहीं आएगा यहाँ व्यापार करने, चाइना का चीज नहीं बिकेगा। पहले ऐसा नहीं था कि चाइना का चीज यहाँ भारत में बिक रहा है, आजकल चाइना का मैक्सिमम चीज चाइनीज लोग यूज कर रहे हैं या दूसरे देश का यूज कर रहे हैं, ये पहले नहीं था। 1991 में इसको खोला गया, देश को खोला गया कि विश्व से ना व्यापार हम कर सकते हैं, दूसरे देश के भी लोग यहाँ आ सकते हैं और दूसरे देश के लोग भी यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, ठीक, और यहाँ के लोग भी विदेशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ओपन अर्थव्यवस्था, ठीक। अब यदि आप इकोनॉमी वाले होते हैं ना, तो हम आपको ये भी समझा रहे होते हैं कि हमारा जो ये था ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 करना था, 100 में से 50 करना था। तो सब्जेक्टिव में ना एक पैटर्न होता है, सब्जेक्टिव में आपको 15 क्वेश्चन लिखने होते हैं शॉर्ट में, 2-2 मार्क्स के।
बाकी हिस्ट्री वगैरह ना हम कल डिस्कस करेंगे। आप इस सब्जेक्ट बता देना, हिस्ट्री ज्योग्राफी होम साइंस अभी तक बताया आप सारे बता देना, हम कल डिस्कस कर लेंगे कि किस हिसाब से पूछते हैं और कैसे हमारा स्ट्रेटजी रहेगा पढ़ने का। देखो 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 क्वेश्चन में हमको 2-2 नंबर के 15 सवाल लिखने होते हैं, ठीक। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं 5-5 नंबर के। टोटल क्वेश्चन देता है 8 क्वेश्चन में से केवल 4 लिखना है। पहले ना बहुत हार्ड होता था बोर्ड, बहुत ज्यादा, 1-2 अथवा में देता था। 5 नंबर वाला जो सवाल था ना उसी में अथवा में मिलता था, ये लिखो नहीं तो ये लिखो। अभी 8 में से 4 लिखने, 30 में से 15 लिखने, 100 में से 50 लिखने, ये तो बहुत ईजी हो गया। हमको लगता है कि लोग ठीक से मेहनत नहीं करता, नहीं तो अब तो टॉपर बनना, 450 प्लस नंबर लाना, 460, 470, 490, 95 उतना मुश्किल है भी नहीं जितना पहले होता था, ठीक। ये पैटर्न होता है इकोनॉमी का।